अब हम लोग शुरू करते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। बीपीएससी पूर्वावलोकन का प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत आपका था प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आपका था स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अंतर्गत हम लोग 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी जो अभी तक हुआ है उसके बारे में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। साथ साथ में ये और भी जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में वो सबको हम लोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं बीपीएससी के वो सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग करते जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक काल और चौथा ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ी जाती है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके थ्योरी पोर्शंस में भी हम लोग देखे थे कि किस सभी सभ्यताओं को लिखने और नहीं लिखने के आधार पर वर्णित किया गया था, यानी कि विभाजन किया गया था। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहा जाता है। ये बात सही है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है, यानी कि ऐसी सभ्यता जिसमें स्रोत तो मौजूद है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे कालखंड को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब वैसी सभ्यता जिसके अंतर्गत लिखने की सभी कलाएं मौजूद थी, उसे देखा भी गया है, उसे प्राप्त भी किया गया है, बट उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे कालखंड को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी चीज़ें मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल है। अतः इसका विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत, कुछ जगह तो पक्की ईंट से भी बने हैं, कुछ जगह कच्चे ईंट से भी बने हैं। प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नगर नियोजन जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता बेसिकली नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता होना चाहिए, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर ई। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और नगर नियोजन ही इसका मुख्य रूप से माना जा सकता है कि नगर नियोजन ही इसका मुख्य विशेषता थी। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे, यानी कि नगर और उसके जितने भी कस्बे थे वो सभी एक निश्चित योजना के तहत बनाया जाता था कि कहाँ पे ईंटें रहेगी, कहाँ से ईंट से बनेंगे, कहाँ पे नाली बनेगी, कहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को एक तरह से एक योजना के अनुसार बनाया जाता था। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्राप्त होता है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिससे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। यानी कि पक्की ईंटें होने के कारण अच्छे इमारत बने, वास्तुकला का निर्माण हुआ, उन्नत व्यापार और वाणिज्य स्थापित हुए। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि इस समय पूजा स्थल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। मेसोपोटामिया में भी, मिस्र में भी पूजा पाठ करने के कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में मिलता है, यानी कि असली मेहराब का उदाहरण जो है बलबन के मकबरे में देखने को मिलता है। अतः विकल्प नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को मिनी हड़प्पा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लोथल इज द राइट आंसर। लोथल को हम लोग मिनी हड़प्पा के रूप में जानते हैं, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी कि लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में एक है। ठीक है, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है।
यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। इसकी प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एसआर राव के निर्देशन में हुआ था, यानी कि लोथल जिसे हम लोग मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, इसका उत्खनन जो है प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि लोथल जो है वह एक प्रकार का बंदरगाह है जो कि हड़प्पा में स्थित है। यानी कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि कोई पूछेगा कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, तो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। देखिए लोथल तो गुजरात में स्थित है, इतना पता है, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ था। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। डाबरकोट जो है वह बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है अभी बलूचिस्तान। और आखी गढ़ी जो है वह हरियाणा में स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने 5वां नंबर क्वेश्चन को बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम लोग इराक भी बोलते हैं, सबसे पुरानी सभ्यता थी। और इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ था। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन का, यानी कि मेसोपोटामिया जिसे हम लोग इराक, आज का इराक बोलते हैं, आज के इराक को ही हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद में मानी जाती है, यानी कि सबसे पहला जो और प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया है। उसके बाद की सभ्यता इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता है, जो इसका विकास जो होता है मिस्र की सभ्यता का नील नदी के द्रोणी में होता था, ठीक है। अब उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो देखिए बैल और हाथी तो पता थे, लेकिन घोड़ा का पता नहीं था, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। घोड़ा के बारे में कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। अब उसके बाद में देखते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन इसका यही है, प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, जैसे कि मैंने बताया था बैल और हाथी दोनों की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे मानते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पे घोड़ा मिले होंगे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि घोड़े की जानकारी प्राप्त नहीं हुई होगी। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गद्धखुर अर्थात इक्वस हेमियोनोस खुर की है या पालतू घोड़े अर्थात इक्वस का बालस की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना गुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से असओ या प्रजाति की अन्य जानवरों जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर सेंकोड बैकोनवी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अवशेष बताया गया है। वर्ष 1984 ईस्वी में एएसआई के जेपी जोशी तथा एस के शर्मा ने यहाँ से 2100 से 17 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामनरस शर्मा, रोमिला थापर, मैंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर ईजे रॉस के द्वारा धानागुंडई की प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जैनुर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर दिया हुआ था, बी आंसर दिया हुआ था। बी आंसर क्या है, यानी कि घोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बैल और हाथी पता था, लेकिन घोड़ा नहीं पता था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए प्रश्नगत विकल्पों में बनावली यानी कि हरियाणा दिया हुआ है, बनावली यानी कि हरियाणा में स्थित है, तथा कालीबंगा अर्थात राजस्थान में स्थित है। नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राप्ति हुई है। यानी कि इसके दो विकल्प सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ई, यानी कि हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बनावली से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ई इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं 9 नंबर, और इसका कुछ फैक्ट है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा की हल प्राप्ति हुई है। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। विकल्प नंबर ए यानी कि कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खम्पात की खाड़ी अर्थात भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोधल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा अर्थात कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं कहीं से मिले हैं, तो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और जुते हुए खेत के निशान जो है वह कालीबंगा से ही मिला है। अब उसके बाद में नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो कालीबंगा राजस्थान होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी अभी हम लोग किए हैं। ये क्वेश्चन BPSC TRE 3 में पूछा हुआ था, जो कि जुलाई 2024 में इसका एग्जाम हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए RD बनर्जी, KN दीक्षित और AMS वत्स, ये तीनों जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, लेकिन BA स्मिथ जो विद्वान है वो हमारे मतलब आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया था, इसीलिए हड़प्पा के खोजकर्ता को हम लोग दयाराम साहनी भी बोलते हैं। 1926-27 ईस्वी से 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन के कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, AN घोष, JP घोष जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि उस समय के जो जितने भी बर्तन होते थे वो कौन से रंग के होते थे, लाल रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां हैं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की पुताई विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मतलब ये एक तरीका है कि मिट्टी के बर्तनों के बारे में जानकारी लेने का। हालांकि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन से रंग का प्रयोग होता था, तो लाल रंग का प्रयोग होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन यानी कि ये इस चैप्टर का सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि BPSC में पूछा हुआ है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब विकल्प नंबर डी 900 वर्ष। यानी कि वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति घाटी की सभ्यता के पतन का एक कारण रही है। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तनों के प्रमुख कारण माना है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग कितने वर्षों तक, 900 वर्षों तक ये थी।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा हुई थी, लगभग 900 वर्षों तक वर्षा हुआ ही नहीं था, यानी कि सूखे की स्थिति बनी हुई थी। इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया। तो वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बोलिए कि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, जो कि आप न केवल बीपीएससी बल्कि दूसरे वनडे एग्जाम में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आइए एक नए अध्याय का, नए जीवन में बदलाव का शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद में हमारा चैप्टर जो आएगा अब वैदिक काल आएगा। तो अभी तक आपने 2 चैप्टर नहीं देखा है तो उन दोनों चैप्टर को बढ़िया से देखने का कोशिश कीजिए। एक पाषाण युग और एक दूसरा वीडियो अभी अभी तुरंत हम डालते हैं। ये वीडियो होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का। दोनों चैप्टर को ठीक ढंग से अध्ययन कीजिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।